तो चलिए बात करते हैं पी वेब्स की। पी वेब्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। थोड़ा सा एक रिव्यू जैसा समझिए। पी वेब यदि इनलार्ज होता है इसका मतलब होता है कि एट्रियम में भी इनलार्जमेंट होगा। क्यू वेब यदि इनलार्ज होता है तो मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शंस होने के चांसेस हैं। आर वेब यदि इनलार्ज होता है इसका मतलब वेंट्रिकल्स में इनलार्जमेंट है। टी वेव यदि फ्लैटन हो जाएगा बिल्कुल मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट मिल रहा है ऑक्सीजन को स्ट्रेनस कंडीशंस में। हमने देखा था कि एस टी सेगमेंट में एस सेगमेंट जहां पर जे पॉइंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेनस कंडीशंस को मेजर करने के लिए जाने जाते हैं। टी वेव जो है वो भी इंडिकेट करेगा स्ट्रेनस कंडीशंस को ही यदि ये फ्लैट हो जाए। पी आर इंटरवल्स ये रिजल्ट होता है एक्शन पोटेंशियल्स। लेकिन कहीं पे स्केयर टिश्यूज आएंगे तो इसमें भी आपको दिखेंगे चेंजिंग पी क्यू इंटरवल्स में। और ये पी क्यू इंटरवल्स मुख्य रूप से कोरोनरी आर्टरी डिजीज और रिमेटिक फीवर्स में स्केयर टिश्यूज का फॉर्मेशन ज्यादा होता है हार्ट में। तो स्केयर टिश्यू का फॉर्मेशन जिस किसी भी कंडीशंस में हो, मुख्य रूप से यहाँ पे दो कंडीशंस बताए गए हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और रियूमेटिक फीवर, जिसमें पी क्यू इंटरवल्स में कुछ बदलाव देखे जाते हैं। उसमें एक्शन पोटेंशियल्स अच्छे तरीके से जनरेट नहीं होगा, प्रॉब्लम्स राइज होगा। क्यूटी इंटरवल्स में यदि लेंथन हो जाए, बड़ा हो जाए क्यूटी इंटरवल्स, इसका मतलब है कि मायोकार्डियल डैमेज की वजह से मुख्य रूप से क्यू और टी का इंटरवल्स बड़ा होता है। मायोकार्डियल इस्केमिया जिसमें कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है उसमें, या कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी के कारण भी क्यूटी इंटरवल्स बड़ा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, उसका लंबा हो जाएगा। ये हम सिंपली एक ईसीजी रिकॉर्डिंग को पढ़ते हैं कि कैसे हम ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम आर और आर के बीच का इंटरवल होता है कितना, 0.6 से 1 सेकंड के बीच में। क्यूटी इंटरवल होता है 0.4 से 0.43 सेकंड के बीच में। ये क्यू और टी इंटरवल को दिखाया गया है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 0.08 से 0.1 सेकंड तक होता है। पी आर इंटरवल्स होता है 0.12 से 0.2 सेकंड तक। पी वेव होता है 0.08 से 0.10 सेकंड तक। हार्ट बीट 75 बीट्स पर मिनट और 1 mm स्क्वायर होता है 0.04 सेकंड या वो 0.1 मिली सेकंड एट द स्पीड ऑफ द 25। तो हम देखते हैं कि ईसीजी वर्क कैसे करता है, हमने ये देख चुके हैं बार बार। ईसीजी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एम्पलीफाई करता है, स्किन पर डिटेक्ट करता है हार्ट मसल्स के। इसके लिए हमने पढ़ा भी था कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। हमने अलग अलग ग्राफ्स को पढ़ा, पी से लेके क्यू आर एस टी और यू ग्राफ्स को पढ़ा, और इससे हम लोग बहुत सारे हार्ट डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ईसीजी पेपर्स को अब स्टडी करते हैं। ये देखिए एक ईसीजी पेपर है, लेकिन यहाँ पर हमने दो स्पीड को स्टडी किया है पेपर पे, एक 25 mm पर सेकेंड और एक 50 mm पर सेकेंड। ये दो अलग अलग स्पीड पे दो अलग अलग ईसीजी पेपर को स्टडी किया गया। ईसीजी पेपर क्या होता है पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए, ईसीजी पेपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसपे प्रेजेंट होता है वो ईसीजी पेपर है, जिसमें वाई या वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज और एक्स या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि वाई एक्सिस यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, इसमें वोल्टेज को दिखाया गया है, एम्पलीट्यूड दिखाया गया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को दिखाया है। यहाँ टाइम को हमने मिली सेकेंड या सेकेंड में दिखाते हैं, और वोल्टेज को हम लोग मिली वोल्ट्स में दिखाते हैं लगभग। अब बात आता है स्मॉल बॉक्सेस की और लार्ज बॉक्सेस की। स्मॉल बॉक्सेस थिन लाइंस से प्रदर्शित किया जाता है और एक स्क्वायर 1 mm स्क्वायर का होता है, जबकि लार्ज बॉक्स हेवी बॉक्सेस है, हेवी लाइन से इंडिकेट किया जाता है, और इसमें हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो 5 बॉक्सेस दिखेंगे। अब देखते हैं स्मॉल स्क्वायर और लार्ज स्क्वायर में। ये देखिए स्मॉल स्क्वायर ये 1 mm की डिस्टेंस तय करता है, और लार्ज स्क्वायर की बात की जाए तो ये लगभग 5 हॉरिजॉन्टल लाइन, हालांकि टोटल स्क्वायर में देखा जाए तो आपको 25 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 25 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में 5 और
वर्टिकल पोजीशंस में 5 टोटल मिलेंगे आपको इसमें स्मॉल स्क्वायर, तो 25 स्मॉल स्क्वायर्स मिलेंगे इस लार्ज स्क्वायर में, जिसमें कि एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 mm का डिस्टेंस, और बड़ा जो होता है स्क्वायर उसमें यदि हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो 5 mm का डिस्टेंस तय होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने एक डार्क लाइनिंग से इंडिकेट किया हुआ है बिग स्क्वायर को। यहाँ देखिए बिग स्क्वायर को हमने डार्क लाइनिंग से इंडिकेट किया, और जो स्मॉल स्क्वायर है उसे हमने थिन लाइनिंग से इंडिकेट किया गया, पतले लाइनिंग से, हल्के गहरे कलर का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों को हमने देखा। तो हम देखेंगे 10 mm ऑन द वर्टिकल एक्सिस 1 MB का होता है, 10 mm 1 MB का, या 1 mm होता है 0.01 MB का। और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिफ्लेक्शन मेजर होता है मैक्सिमम वेव बेस लाइन या आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से। बेस लाइन क्या था, बेस लाइन हमने पढ़ा था कि बेस लाइन क्या होता है, बेस लाइन होता है PR सेगमेंट को ही बेस लाइन कहा जाता है। तो बेस लाइन से ही हम वेव डिफ्लेक्शंस को मेजर करते हैं। तो 1 mm वर्टिकल एक्सिस होता है 0.1 MB का। हम बात करेंगे एक, यदि वर्टिकल्स देखा जाए तो एक जो है एक्सिस है वो 0.1, तो 10 का बात करें 10 MB का, तो यहाँ से लगभग 10 आएगी दूरी, 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से टोटल यहाँ तक देखा जाए 10 mm की दूरी ये तय करेगा। वर्टिकल भी देखा जाए तो 10 mm की दूरी को 1 MB कहेंगे, मिली वोल्ट्स, मतलब 10 mm की दूरी यदि दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये लगभग कितने मिली वोल्ट का होगा, ये होगा 1 मिली वोल्ट का। तो 10 हम देख सकते हैं, दो बड़े स्क्वायर जो है वो 10 mm की दूरी को तय करता है। बड़े स्क्वायर में यदि हमने वर्टिकली देखा है 10 लाइनिंग को, 10 छोटे स्क्वायर को देखते हैं, 1 2, यहाँ से यदि स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और यहाँ का 5, तो टोटल 10 हो गया। तो 10 mm इक्वल टू 1 MB होता है, और छोटा जो स्क्वायर होता है वो होगा लगभग 0.1 MB का। यहाँ हमने देखा कि हम पहले ये देख लेंगे कि हमारा जो ECG पेपर है वो रिकॉर्डिंग अच्छे से दे रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमने कैलिब्रेशन किया हुआ है। ये कैलिब्रेशन पहले कर लेंगे कि मशीन हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, 1 MB को वो 10 mm की दूरी में दिखा रहा है कि नहीं। तो ये कैलिब्रेशन करने के लिए भी पहले हम कैलिब्रेट करते हैं कि वो सही है कि नहीं, मशीन काम कर रहा है कि नहीं, तो ये दूरी भी हम चेक कर लेंगे। अब देखेंगे स्पीड की। ECG पेपर को मुख्य रूप से दो तरह के स्पीड पे मेजर किया जाता है, 25 mm पर सेकेंड के हिसाब से, या 50 mm पर मिली सेकेंड के पर सेकेंड के हिसाब से। कभी कभी बहुत लंबा पेपर्स को ऑब्जर्व करना है तो 10 mm पर सेकेंड के हिसाब से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 25 और 50 ये दो जो है ECG पेपर का स्पीड मुख्य रूप से देखा जाता है। तो ये स्पीड में हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे डिफरेंस आता है, वाई एक्सिस पे नहीं, क्योंकि देखेंगे कि जितना वाई एक्सिस पे जितना हाइट पे जा रहा है, चाहे वो 25 पे हो या फिर 50 mm पर सेकंड के हिसाब से, तो हाइट तो बिल्कुल सेम आएगी जी। हाँ, लेकिन एक्स एक्सिस का जो फर्क पड़ेगा, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे बढ़ रहा है फिगर्स, और ये फिगर्स थोड़ा आगे की तरफ चला जाएगा। मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये थोड़ा सा आपको दिखेगा आगे की तरफ, और ये भी थोड़ा आगे, मतलब एक एक्सिस पे आपको डिफरेंसेस दिखने को मिलेंगे, वाई एक्सिस पे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा स्पीड बढ़ाने पे। तो स्पीड बढ़ाने पर एक्स एक्सिस पे दिखता है। तो दो तरह के स्पीड हम देखते हैं 25 mm पर सेकेंड पे। तो 1 mm यदि बात करें स्मॉल स्क्वायर का, तो टाइम यदि देखेंगे तो टाइम जो कि वाई एक्सिस पे नहीं एक्स एक्सिस पे लिया गया है, तो 25 mm को बोला जाए तो 25 mm की बात की, जो स्मॉल स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.04 सेकेंड में। 1 mm स्क्वायर जो होता है वो 0.04 सेकेंड में दूरी तय होता है, और 50 mm पर सेकेंड के हिसाब से यदि हमने स्पीड से रिकॉर्डिंग की है तो 1 mm स्क्वायर को 0.02 सेकेंड में। तो 5 mm स्क्वायर मतलब एक लार्ज स्क्वायर को लेने में 0.2 सेकंड लगेगा 25 mm में, और यदि स्पीड यदि 50 की तो उसी 5 mm या लार्ज स्क्वायर में 0.1 सेकंड लगता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक हॉरिजॉन्टल लिया है, टाइम को हॉरिजॉन्टली लेते हैं, और
वोल्टेज को हमने कैसे लिया है जी, वर्टिकल्स। तो वोल्टेज में कोई फर्क नहीं होगा, वोल्टेज दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ देखिए 10 mm भी 1 MB दिखा रहा है, यहाँ भी 10 mm 1 MB दिखा रहा है, लेकिन टाइम दोनों का फर्क पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को ही फर्क पड़ने वाला है। तो टाइम यहाँ देखते हैं कि 25 mm में 1 सेकेंड आता है। यदि हम कैलकुलेट करके देखें, देखिए यहाँ पे छोटा स्क्वायर कितना दिखाता है, छोटा स्क्वायर मतलब 1 mm दिखाता है 0.04 सेकेंड, 1 mm। तो 25 mm कितना दिखाएगा, 25 mm दिखाएगा, हमने 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं यदि हम मल्टीप्लाई करें 25 से 25 mm से, तो ये कितना दिखाएगा, 25 mm से मल्टीप्लाई करने पे ये होगा लगभग 1 सेकेंड दिखाता है, या 1000 मिली सेकेंड दिखाएगा। तो हम 0.04 सेकेंड को 25 से मल्टीप्लाई करते तो 1 सेकेंड आता है, या 1000 मिली सेकेंड। तो यहां भी हम देख सकते हैं। लेकिन यहां पर 25 mm में बात की जाए तो एक छोटा स्क्वायर जो है वो 0.02 सेकेंड का होता है। स्पीड थोड़ी बढ़ गई तो टी वाला जो टाइमिंग है, तो एक स्क्वायर को पास करने में उसको लगता होगा कितना समय, उसको लगता है 0.02 सेकेंड, बहुत ही कम समय लगता है, लगभग इसका आधा समय लगता है। स्पीड दुगनी है तो एक स्क्वायर को पार करने में 0.02 सेकेंड ही लगेगा, तो 25 mm को पार करने में 0.5 सेकेंड मतलब आधा सेकेंड लगता है, यदि हमने स्पीड लगभग दुगनी कर दी तो यहाँ स्पीड का भी वैल्यू है कि ये टाइम्स को अफेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को अफेक्ट करेगा, वाई एक्सिस पे कोई स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां देखेंगे स्मॉल स्क्वायर्स जिसकी दूरी मानी गई 1 mm, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी 1 mm होगा। ये स्क्वायर है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि यहां पर हमने दो ग्राफ्स देखते हैं, दो ग्राफ्स देखेंगे तो यहां देख रहे हैं 40 मिली सेकेंड या 0.04 सेकेंड, दोनों सेम ही चीज है। 200 मिली सेकेंड कहें या कहें 0.20 सेकेंड या 200 मिली सेकेंड, दोनों सेम चीज है। यहाँ वैसे ही देखते हैं, यहाँ पर 20 मिली सेकेंड कहें या कहें 0.02 सेकेंड, 100 मिली सेकेंड कहें या उसे हम कहें 0.10 सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड को सेकेंड में सिर्फ यहाँ दर्शाया गया है दो अलग अलग तरह से। तो हमें मुझे लगता है कि ये दो स्पीड्स को क्यों स्टडी किया जाता है। सपोज करो कि हम लीड 2 पे 25 mm पर सेकेंड के हिसाब से किसी को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो आरआर इंटरवल्स के बीच के जो पॉइंट्स आएंगे, यदि हमने उसको तेजी से स्टडी किया तो ये छोटे छोटे जो कर्व्स हैं वो भी आ सकते हैं 50 mm पर सेकेंड के हिसाब से। तो डबलिंग द स्टैंडर्ड रेट कैन रिवील द सब्सटेंस ईसीजी फाइंडिंग हिडन एट द स्लो रेट, मतलब स्लो रेट पे ये दिख नहीं रहे थे धीरे धीरे से। जैसे हम कहते हैं कोई कैमरा होता है, कैमरे को यदि हम क्लिक करते हैं और वो स्लो क्लिक करता है, मतलब 1 सेकेंड में वो हमने क्लिक किया और 1 सेकेंड में उसने 100 पिक्चर को खींच लिया, और दूसरा कैमरा जो होता है 1 सेकेंड में 10 ही पिक्चर खींच पाता है एक बार क्लिक करके। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो छोटे छोटे होने वाले मूवमेंट को भी पकड़ लेता है, और जिसकी स्पीड कम होती है वो छोटे छोटे मूवमेंट्स को अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसी कारण से हमने 50 mm पर सेकेंड के लेते हैं, स्पीड को थोड़ा बढ़ा के लेते हैं कि कहीं पर कुछ हिडन पॉइंट्स हैं जो स्लो रेट्स में नहीं दिखते, वो हाई रेट्स में दिख जाए। जैसे हमने बात की कैमरा की कि मान लो कोई बहुत तेजी से कोई दौड़ रहा है और फोटो उसको क्लिक कर रहा है कैमरा कोई, तो कैमरा यदि छोटे छोटे सेकेंड्स में यदि क्लिक करता हो, एक सेकेंड में यदि वो 100 फोटो खींच लेता हो 1 सेकेंड में, तो कैमरे की एफिशिएंसी अच्छी है। और दूसरा कैमरा 1 सेकेंड में सिर्फ 10 ही फोटो खींच सकता है। तो हम मूवमेंट को पकड़ सकते हैं कि भाई 1 सेकेंड में वो कितने बार मूव कर रहा है। तो कभी कभी वैसे कैमरा का भी इस्तेमाल किया जाता है हाई एफिशिएंसी का, जो 1 सेकेंड में 100 फोटो खींच सकते हैं उसके मूवमेंट का। तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्पीड बढ़ाया है। अब देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। 25 mm स्क्वायर में हमने देखा था स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकेंड्स का, या फिर 40 मिली सेकेंड के है या 0.04 सेकेंड के है। तो एक स्मॉल स्क्वायर होता है 0.04 सेकेंड्स का, 5 स्मॉल स्क्वायर या कहें एक लार्ज स्क्वायर होगा 0.03
2 सेकेंड का। यहाँ देखते हैं कि 5 स्मॉल स्क्वायर्स जो कि एक लार्ज स्क्वायर को कंट्रोल करता है। हालांकि पूरा हमने कंसिडरेशन नहीं किया है, ये नहीं कि 25 को हमने कंसिडर किया। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं, टाइम को सिर्फ देख रहे हैं कि एक स्क्वायर तक, यहाँ इस लाइनिंग के एक स्क्वायर के दूसरे लाइनिंग तक, वहां तक की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज ना करें यहाँ पे। तो हमने 5 स्मॉल स्क्वायर्स की बात की है जो लगभग एक लार्ज स्क्वायर के एक लाइनिंग से दूसरे लाइन तक रखता है, तो 0.2 सेकेंड्स होता है। 5 लार्ज स्क्वायर जो होता है वो 1 सेकेंड के बराबर आता है, 5 लार्ज स्क्वायर। तो एक लार्ज स्क्वायर में कितना आता है, 0.02 सेकेंड आती है। तो 5 लार्ज स्क्वायर में कितना आएगा, तो हमने कैलकुलेट किया है जी कि एक लार्ज स्क्वायर में आता है 5 स्मॉल स्क्वायर, इसलिए 5 लार्ज स्क्वायर में कितना आएगा, 25। तो 5 लार्ज स्क्वायर में हम यदि काउंट करें तो 25 आते हैं। तो 25 में कितना आएगा, 25 में आते हैं 1 सेकेंड। 5 लार्ज स्क्वायर इक्वल टू 25 स्मॉल स्क्वायर। तो 250 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 50 लार्ज स्क्वायर या 10 सेकेंड। तो यदि हमें कैलकुलेट करना हो कि 10 सेकेंड की बात की जाए, तो हम इसको यदि मिनट में कन्वर्ट करें तो इसमें हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो यहाँ पे भी हमने 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1500 स्मॉल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1 मिनट। मतलब 1 मिनट में 1500 स्मॉल स्क्वायर की दूरी तय करता है, या 1500 स्मॉल स्क्वायर होता है 1 बिट्स पर मिनट में। 1 बिट्स पर मिनट मतलब 60 सेकेंड। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है कि 1500 स्मॉल स्क्वायर्स कहां से आया, 1 मिनट कहां से आया, वैसे आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल मेथड टू एस्टिमेट हार्ट रेट्स। हार्ट रेट को कैसे हम पता करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि स्मॉल स्क्वायर में कि इतनी दूरी तय होती, 0.04 सेकेंड में एक स्मॉल स्क्वायर की दूरी तय करता है, वो पेपर स्पीड से हमने किया है जो। तो किसी का हार्ट रेट निकालना है हमें कि हार्ट रेट कितना है, तो हम आर इंटरवल्स को 1500 से डिवाइड करेंगे, 1500 को आर इंटरवल से। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दो मेथड्स निकलेगा। एक होगा 300 लार्ज स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा कि 1500 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 300 लार्ज स्क्वायर, 300 लार्ज स्क्वायर होता है। तो दो मेथड आएगा। पहला जो मेथड होगा जिसमें हमने 300 लार्ज स्क्वायर लिया है और नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आर वेव। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कंसिडरेशन करते हैं कि आर वेव में हम यहाँ पे दो मेथड से इंटरवल लेते हैं। स्मॉल स्क्वायर जिसमें हम 1500 को कंसिडरेशन करेंगे, और लार्ज स्क्वायर जिसमें हमने 300 को कंसिडरेशन करेंगे, कि 1500 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 300 लार्ज स्क्वायर। देखते हैं इस आर और आर के बीच में कितना स्मॉल स्क्वायर आता है और कितना लार्ज स्क्वायर आता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो कि 300 हमने कंसिडरेशन किया है और हम मान रहे हैं लार्ज स्क्वायर मेथड से, तो 300 को हम डिवाइड करेंगे आर और आर इंटरवल इन अ लार्ज स्क्वायर। तो यहाँ मानते हैं कि ये दो ग्राफ्स आए हैं, तो अलग अलग ग्राफ्स देखते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स को, 5 तरह के ग्राफ्स को मिक्स करके स्टडी किया गया है। तो 300 और 300 के बीच में कितने लार्ज स्क्वायर आते हैं, एक आएगा, एक को कंसिडरेशन करेंगे। तो 300 अपॉन 300 आंसर आएगा 300 अपॉन 1, तो आएगा 300 बीट्स पर मिनट, क्योंकि आर और आर के बीच में एक ही स्क्वायर आता है जी, ये 5 आते हैं। अब यहां कंसिडरेशन करें तो 300 डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे यदि हम लार्ज स्क्वायर मेथड से चलते हैं, पहले वाले में लार्ज स्क्वायर में। तो 300 डिवाइडेड बाय 2, तो देखेंगे इसमें आता है 150 बीट्स पर मिनट। अब चलते हैं स्मॉल स्क्वायर में। स्मॉल स्क्वायर में हम बात करते हैं तो 1500 स्मॉल स्क्वायर आता है, और देखेंगे कि दो आर के बीच में एक लार्ज स्क्वायर होता है, लेकिन स्मॉल स्क्वायर कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो 1500 यदि कंसिडरेशन करेंगे
तो उसमें 5 से डिवाइड करेंगे, ये स्मॉल स्क्वायर मेथड हुआ। और यदि 300 कंसिडरेशन करते हैं लार्ज स्क्वायर मेथड में, तो उसे हमने 1 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों में फर्क समझिएगा, दोनों के रिजल्ट सेम आने वाला है। यहाँ भी 300 बिट्स पर मिनट आएगा, यहाँ भी 300 बिट्स पर मिनट आएगा, यहाँ 150 बिट्स पर मिनट आएगा यदि 300 को 2 से डिवाइड किए, क्योंकि 2 लार्ज स्क्वायर हैं। यहाँ हम बात करें तो यहाँ दोनों के बीच में स्मॉल लार्ज स्क्वायर कितने होंगे, ये होंगे 10। तो 1500 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 150 बिट्स पर मिनट आते हैं। तो दो मेथड्स हैं जिससे हमने हार्ट रेट कंसिडरेशन करते हैं कि हार्ट रेट ज्यादा है या कम है। यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्मॉल और लार्ज दो मेथड से निकाला है। स्मॉल में देखेंगे तो 1500 को हमने डिवाइड किया 27 से, क्योंकि दो आर के बीच में लगभग 27 स्मॉल स्क्वायर है या 5.4 लार्ज स्क्वायर है। तो दो मेथड देखते हैं। 1500 को हमने डिवाइड किया है 27 से, दो आर के बीच में। ये देखिए यहाँ पे दो आर लिया गया है, दूसरा आर और तीसरे आर को लिया गया यहाँ पर, पांचवें और छठे आर को यहाँ दिखाया गया। तो बहुत सारे लीड में हमने कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिया ईसीजी ग्राफ। साथ में लीड 2 जो है लगातार 9 ईसीजी ग्राफ को रिकॉर्ड कर रही है। तो 9 को कर रही है तो 9 बिट्स। तो हम पहले देखते हैं कि इस दो आर के बीच में कितना डिफरेंसेस है, कितना स्मॉल स्क्वायर आता है। तो 56 बिट्स पर मिनट, मतलब इस ईसीजी और इस ईसीजी में हार्ट ने 56 बिट्स किया है। और 5 और 6 के बीच में भी यदि करेंगे तो उसमें के बीच में भी 56 बिट्स पर मिनट होता है। अब देखेंगे टोटल यहाँ पे आर टोटल आया है 9 आर आया है, मतलब 9 बार ईसीजी लिया गया है तो 9 बार आर आया है। तो हम यहाँ पे 9 बिट्स इन 10 सेकेंड, मतलब 9 आर है तो 9 बिट्स किया है 10 सेकेंड में। ठीक है जी। तो 9 गुने 6 बिट्स इंटू 1 मिनट्स, तो 54 आएगा ये उसका आंसर। क्योंकि हम देखेंगे कि 6 बिट्स होता है 1 मिनट में, ठीक है, 9 बिट्स होता है 10 सेकेंड में। तो 9 इंटू 6, चूंकि आर वेव देखेंगे यहाँ पे, तो 9 इंटू 6 बिट्स 1 मिनट, तो 54 बिट्स पर मिनट आएगा। तो यहाँ पे हमने कंसिडरेशन किया है 54 बिट्स पर मिनट। अब देखेंगे इंटरप्रिटेशंस में हेल्थ रेट इन एडल्ट्स का 60 से 100 बिट्स पर मिनट होता है एडल्ट्स में। टेकिकार्डिया होगा तो 100 बिट्स से ज्यादा हो जाएगा और बेटिकार्डिया में 60 बिट्स से कम हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों की। न्यूबॉर्न्स में हार्ट रेट ज्यादा होता है, 110 से 150 बार बीट्स करता है 1 मिनट में न्यूबॉर्न का, जैसे जन्म लेता है। 2 साल तक उसका बीट्स होता है 85 से 125 बीट्स पर मिनट। 4 साल तक के बच्चे का बीट्स होगा 75 से 115 बीट्स पर मिनट। और 6 साल के ऊपर यदि हो गया है तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट। वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा नॉर्मल एडल्ट का होता है। तो नॉर्मल एडल्ट का या 6 साल से बड़े बच्चों का हार्ट बीट लगभग सेम हो जाता है। यहां हम देखेंगे यूज ऑफ ईसीजी, जिसको हमने एबनॉर्मल डिटेक्शंस किया है, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट डैमेज को पता करने के लिए यूज करते हैं, हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। ये हो गया एक्शन पोटेंशियल हार्ट में कैसे जनरेट होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा विश्राम लेंगे।